मक्का ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इस गुनाह में अब तुम अकेले शक के घेरे में नहीं रहे, कोई और भी है। चिंता मत करो, सब पता चल जाएगा। पहले चलो हमारे साथ। कोई और भी है? ऐसा सुनते ही विक्की और ध्रुव ने एक दूसरे की तरफ देखा और चौंकते हुए बोले, क्या कोई और भी है? कौन है? मक्का ने जल्दी से कहा, अब चलो साहब, इंतजार कर रहे हैं। आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले कि मक्का ध्रुव और विक्की को वहां से ले जा पाता, ध्रुव ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या मजाक है ये? आप लोग हमें कब तक इस तरह परेशान करते रहेंगे? लेकिन मक्का ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए लापरवाही से कहा, देखो, तुम्हारे जो भी सवाल जवाब हैं वो सब हमारे साहब से करना। चलो यहाँ से। विक्की भी ध्रुव की तरफ देखकर बोला, चलो चलते हैं। पता चला अगर हम नहीं गए तो इन लोगों को और कोई शक हो जाएगा। मक्का ने जब विक्की को इस तरह समझाते हुए देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, शक होगा नहीं, शक है। वैसे इन सब में मुझे एक तुम ही समझदार लगते हो। अब चलो। लेकिन इससे पहले कि वे लोग वहां से निकल पाते, अनन्या जो कि अपने कमरे में थी, जल्दी से कमरे से निकली और मक्का को बिना देखे ही खुश होते हुए बोली, विक्की देखो मुझे क्या मिला है। इतना बोलते बोलते अनन्या की नजर हवलदार मक्का पर पड़ी और वो खामोश हो गई और उसने सवालिया नजरों से अपने दोस्तों की तरफ देखा और जल्दी से बोली, फिर से पुलिस? अब क्या हो गया ध्रुव? उसकी बातों का मतलब समझते हुए ध्रुव बोला, हुआ कुछ नहीं है, बस पुलिस फिर से गांव में पूछताछ करने आई है और उसी के सिलसिले में हमें भी बुलाया है, इसलिए हम जा रहे हैं। विक्की ने देखा अनन्या ने अपने हाथों में कुछ पकड़ रखा है जो कि एक कपड़े से ढका हुआ था। विक्की उस चीज को देखता हुआ बोला, ये क्या उठा लाई हो अनन्या? लेकिन अब अनन्या का सारा एक्साइटमेंट खत्म हो चुका था। जितने उत्साह से वो विक्की को दिखाने आई थी वो सब ठंडा हो गया पुलिस को देखकर। लेकिन फिर भी उसने कपड़े को हटाते हुए दिखाया, वो एक पुरानी सी तस्वीर थी जिसका शीशा भी टूटा हुआ था, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा था कि तस्वीर में कौन है। अनन्या ने विक्की को दिखाते हुए पूछा, विक्की ये देखो, क्या इसके बारे में कुछ जानते हो? विक्की ने गौर से इस तस्वीर को देखा और बहुत खुश होते हुए बोला, हाँ, ये मेरी माँ है और ये मेरे पापा, और मुझे लगता है ये उन दोनों की शादी के वक्त की तस्वीर है। यही वो तस्वीर है जिसे मेरी माँ ने लाने के लिए कहा था। थैंक्स यार अनन्या, ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने इतना ढूंढा पर मुझे तो कहीं भी नहीं मिली। तुमने तो दिल खुश कर दिया। विक्की का एक्साइटमेंट देखकर ध्रुव और जुल्मी दोनों मुस्कुराते हुए उस तस्वीर की तरफ देखने लगे, लेकिन अनन्या एकदम गौर से देख रही थी। विक्की के पापा की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। उसके बाद ही विक्की की माँ विक्की को लेकर शहर अपने भाई के यहाँ चली गई थी और पाली को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और ये पहली बार था जब विक्की के दोस्त उसके पापा की तस्वीर देख रहे थे। अनन्या को अभी भी तस्वीर में कौन है ये साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो लगातार उस तस्वीर में दिख रहे आदमी और औरत को पहचानने की कोशिश करती हुई बोली, अच्छा, तो ये तुम्हारे पापा हैं? तुम्हें पूरा यकीन है? लेकिन उससे पहले कुछ और बोल पाती हवलदार मक्का ने कहा, चलो यहाँ से, तुम ये सब गपशप इंस्पेक्टर साहब के सामने चलकर करना। विक्की, ध्रुव और जुल्मी तीनों चलने के लिए अनन्या की ओर देखने लगे। तभी जो तस्वीर को घूरी रही थी उसने बड़े ही साधारण लहजे में कहा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं घर पर रहूंगी। मेरा वहां क्या काम? मेरा काम यहाँ है। एक पल के लिए ध्रुव को समझ नहीं आया यहाँ क्या काम, लेकिन उसने कहा, हाँ सही कहा, वहां तुम्हारा क्या काम? पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तुम यहीं रहो। वैसे भी हम दोनों को ही बुलाया पूछताछ के लिए। सबके घर से जाने के बाद अनन्या उस तस्वीर को गौर से देखती हुई सीधे घर के अंदर आई और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। इस वक्त अनन्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस तस्वीर को पहले से जानती हो। उस तस्वीर को हाथों में पकड़े हुए अनन्या विक्की के घर के उस खास कमरे की तरफ जाने लगी जहां से उसे वो तस्वीर मिली थी। विक्की का घर वैसे तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन पुराने तरीके से बना हुआ था, जिसमें सबसे बाहर एक बड़ा सा बरामदा था और बरामदे से लगकर एक तरफ रसोई घर, दूसरी तरफ आंगन और एक छोटा कमरा जो शायद विक्की के पेरेंट्स मंदिर की तरह इस्तेमाल करते होंगे, जिसमें अब सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नहीं था। और कुछ कमरे साधारण से बने थे जिनमें विक्की, ध्रुव और अनन्या रहते थे। आंगन के एक कोने से एक सीढ़ी ऊपर जाती थी और वहां ऊपर कई सारे कमरे बने हुए थे। अनन्या ने आंगन में खड़े होकर पूरे घर पर एक नजर डाली।
और सीढ़ियां चढ़कर सीधे उस कमरे की तरफ जाने लगी जहां उसे वो तस्वीर मिली थी। यहाँ पर कुछ और कमरे थे जिनमें से किसी पर ताला लगा हुआ था और कुछ को सिर्फ लोहे की सांकड़ से बंद किया गया था। अनन्या फिर से उस कमरे में पहुंची जहां बहुत सारा सामान रखा हुआ था। एक नजर उसने पूरे कमरे को देखा और फिर उस तस्वीर को सामने वाली दीवार पर टांग दिया। अनन्या उस तस्वीर को अच्छे से देखना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर वाले इंसान से उसका कोई पुराना नाता हो, इसलिए वो आगे बढ़कर फ्रेम के टूटे कांच को अपने हाथ से ही निकालने लगी। लेकिन तभी एक कांच उसके हाथ में चुभ गया और खून निकलने लगा। लेकिन अनन्या के मुंह से उफ तक की आवाज नहीं आई। वो बस फोटो वाले इंसान की शक्ल किसी भी हालत में देखना चाहती थी, इसलिए हाथ में लगने के बाद भी कमरे के सामान को इधर उधर करके कुछ ढूंढने लगी। इस पूरे कमरे में पुराने जमाने से जुड़ी हुई चीजें रखी हुई थी, जो शायद विक्की के खानदान की पुरानी चीजें होंगी। इन सब चीजों के बीच में अनन्या को एक लोहे की पेटी मिली जिस पर काफी मोटा ताला लगा हुआ था, जिसे देख अनन्या एक पल के लिए सोच में पड़ गई कि ये क्या, इतने मोटे ताले के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त उसके जहन में वो तस्वीर थी, इसलिए वही पेटी के पास पड़े एक लोहे के डंडे को उठाया और पलटकर दीवार पर लगी तस्वीर के सामने आई और जोर से रॉड तस्वीर पर मारा, जिससे एक ही बार में कांच टूटकर नीचे गिर गया और अब तस्वीर में बना आदमी साफ नजर आ रहा था, जिसे देख अनन्या रुक गई और गुस्से से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विक्की के पापा की शक्ल अब पूरी तरह से पहचान में आ गई। ये वही आदमी है जिससे उसे अलग तरह का जुड़ाव महसूस हो रहा था। उसी वक्त वो होने लगता है जो उसने अपनी आंखों से अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उस आदमी की आधी शक्ल बदसूरत होने लग जाती है और फोटो फ्रेम के चारों तरफ आग लग जाती है। दूसरी तरफ ध्रुव, विक्की और जुल्मी मक्का के साथ पंचायत भवन की तरफ बढ़ रहे थे कि रास्ते में छलावा भी मिल गया। इन दोनों ने गौर किया कि छलावा बहुत खामोश था, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। ध्रुव ने छलावा को गौर से देखते हुए पूछा, क्या हुआ छलावा? हम देख रहे हैं तुम बहुत परेशान लग रहे हो और खामोश भी हो, सब ठीक तो है ना? छलावा ने परेशानी से विक्की और ध्रुव को देखा और उखड़े लहजे में बोला, कुछ ठीक नहीं है। तुम लोगों के एक मजाक और जरा से मनोरंजन के चक्कर में आज हम सब इस मुसीबत में हैं। एक की जान चली गई और आगे क्या होगा पता नहीं। ध्रुव समझ रहा था छलावा बहुत परेशान है और इस वक्त उससे कुछ कहने का फायदा नहीं है, इसलिए ध्रुव केवल इतना बोलकर रह गया, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक ये लोग पंचायत भवन पहुंचने ही वाले थे कि छलावा ने जुल्मी की तरफ इशारा किया। ध्रुव और विक्की को समझ नहीं आया कि छलावा क्या कहना चाहता है, तो ध्रुव ने इशारे से पूछा, क्या कहना चाहते हो? छलावा ने जब जुल्मी को देख धीरे से पूछा, अरे इसे क्यों लेकर जा रहे हो? जुल्मी ने आंखें चढ़ाते हुए छलावा से कहा, तुम शायद भूल रहे हो छलावा, इस पूरे मामला में मेन हीरो हम ही हैं। वो पेन ड्राइव हमारा ही है, तो हमारा यहाँ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। पता नहीं क्या नया हो जाए, कहीं हम फंस गए तो? ध्रुव उसे टोंट मारते हुए बोला, तो क्या जेल जाओगे और क्या? वैसे हाँ, ये जुल्मी उसे हीरो नहीं विलेन बोलेंगे, क्योंकि पुलिस के डंडे विलेन को ही पड़ते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, आज मैं पुलिस के सामने ये राज खोल दूंगा, फिर देखते हैं हमारा हीरो क्या करता है। ध्रुव की बात सुनकर छलावा और विक्की हंसने लगे और जुल्मी हड़बड़ा गया और उसने बात संभालते हुए कहा, अरे अरे, आप लोग तो बुरा मान रहे हैं। हमारे कहने का मतलब था आप लोग हमारे दोस्त हैं और आपने अभी तक दोस्ती निभाई है, किसी को पेन ड्राइव के बारे में ना बताकर, तो अब भी मत बताना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने बताया तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मैं भी पुलिस को सब बता दूंगा कि कैसे आप लोग रात में कुएं पर गए थे और क्या क्या किया था। तब तक ये लोग पंचायत भवन के बाहर पहुंच चुके थे। गांव के बीचों बीच बने 2 कमरे के छोटे से घर को, जिसे पंचायत भवन की तरह इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाहर गांव वालों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी और लोग इतने ज्यादा थे कि सड़क तक जाम हो चुका था। हवलदार मक्का ध्रुव और उसके दोस्तों को लेकर उस भीड़ में बढ़ता हुआ आगे आया और इंस्पेक्टर विवेक से बोला, साहब ले आया मैं इन लोगों को। ध्रुव ने सुमेर और पुजारी जी पर एक नजर डाली और इंस्पेक्टर से बोला, क्या बात है इंस्पेक्टर, आपने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? अब क्या हो गया? कल रात ही तो आपसे बात हुई थी। इंस्पेक्टर विवेक ने बहुत ही शांति से कहा, तुम लोग देख नहीं रहे हो, यहाँ गांव का हर एक सदस्य मौजूद है और तुम लोग भी इस गांव में रहते हो, और विक्की तुम तो इसी गांव के सदस्य हो,
तो तुम्हारा तो यहाँ रहना बेहद जरूरी था, इसीलिए बुलवाया है। विक्की ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बहुत ही साधारण शब्दों में जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जैसे ही हवलदार मक्का जी हमें बुलाने आए, हम सीधा चले आए। अब आप प्लीज हमें बताएंगे कि मैटर क्या है? इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से वो पेन ड्राइव निकाली और ध्रुव को दिखाता हुआ बोला, पुलिस को इसके अलावा कुछ और सबूत मिले हैं और हम उसी के बारे में जांच पड़ताल करने आए हैं। वो पेन ड्राइव देखते ही जुल्मी के होश उड़ गए और छलावा ने धीरे से पूछा, तुम और भी तो अपना कुछ नहीं छोड़ आए थे वहां, ये इंस्पेक्टर साहब और किस सबूत की बात कर रहे हैं? जुल्मी अपने आप को किसी तरह संभालते हुए बोला, हमें क्या पता, हमें तो लगता है हमारे दिन पूरे हो गए हैं, ये लोग हमें फांसी पर चढ़ाकर ही दम लेंगे। ध्रुव के कानों तक जुल्मी की ये फुसफुसाहट पहुंच चुकी थी, इसलिए उसने घूर कर जुल्मी को देखा और ध्रुव के इस तरह देखने से जुल्मी सहम कर चुप हो गया। उसके बाद ध्रुव ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, किस सबूत की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर विवेक ने गंगाजल की वो शीशी और लाल पोटली दिखाकर कहा, ये है वो दूसरा सबूत जो मुझे उस कुएं के पास से मिला है। ध्रुव ने उन दोनों चीजों को देखकर बहुत आराम से बोला, ये कैसा सबूत है? पानी की बोतल और ये लाल पोटली? उसकी बात सुनकर विवेक हंसता हुआ बोला, पानी नहीं, गंगाजल, और ये लाल पोटली कोई मामूली पोटली नहीं है, इसमें कत्ल का सामान है जो कातिल उस कुएं पर लेकर गया था अपने अगले कत्ल की तैयारी के लिए। कत्ल का सामान, वो भी इतनी सी पोटली में? विकी और ध्रुव एक दूसरे को देखते हुए बोले, जिस पर विवेक ने कहा, जानना चाहते हो उसमें क्या है? उसके बाद विवेक ने उस पोटली से कील निकाली और दिखाते हुए बोला, पिछली बार तो कातिल ने बड़ी निर्ममता के साथ उस औरत के नाखून निकाले थे और बाल काट लिए थे, लेकिन इस बार वो उससे भी बुरा करने वाला था। कातिल कील से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। पता नहीं वो इतना निर्दयी क्यों है और अलग अलग तरीके से क्यों कत्ल करता है। इंस्पेक्टर विवेक की बात सुनकर ध्रुव ने शक भरी नजरों से इंस्पेक्टर को देखते हुए कहा, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये सब भी हमारा किया हुआ है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको क्लियरली बता दूं, हम में से किसी का भी इस बोतल और कील से कोई कनेक्शन नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर विवेक मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ तुम लोगों का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कल रात तुम लोगों को मैंने खुद देखा था। इंस्पेक्टर की बात से ध्रुव और उसके दोस्तों को थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन फिर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए बोला, जब आप ये जानते हैं ये हम लोगों का नहीं है, तो फिर इन सब से हमारा क्या लेना देना है? इंस्पेक्टर विवेक ने पुजारी जी को बड़े गौर से देखते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि जिस तरह तुम लोग ये कहते हो कि वो पेन ड्राइव तुम्हारा नहीं है, उसी तरह जिसका ये सामान है उसका ये कहना है कि वो उस कुएं पर गया तो जरूर था, लेकिन कोई उपाय करने, उसका किसी भी कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। कौन है वो? ध्रुव ने जल्दी से सवाल किया, जिस पर इंस्पेक्टर विवेक धीरे धीरे चलता हुआ पुजारी जी के पास गया और उन्हें देखता हुआ बोला, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पाली गांव के ये महान पुजारी जी हैं जो कल रात उस कुएं पर गए थे, लेकिन बस जरा सी देर हो गई मुझसे और ये निकल गए। मेरे कुएं पर पहुंचने से पहले वहां से निकल चुके थे, वरना रंगे हाथों पकड़े जाते। लेकिन पुजारी जी का कहना है कि वहां पर वो बंजारन को रोकने के उपाय करने गए थे। विवेक की बात खत्म होते ही ध्रुव के मुंह से अपने आप निकल गया, क्या पुजारी जी कल की रात फिर से उस कुएं पर गए थे? ध्रुव की बात सुनकर जैसे पुजारी जी को सांप सूंघ गया हो और इंस्पेक्टर विवेक के कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से पूछा, क्या कहा तुमने? कौन सी रात की बात कर रहे हो तुम? ध्रुव ने पुलिस को याद दिलाते हुए कहा, उसी रात जिस रात उस औरत बिंदिया की मौत हुई थी, उस रात भी पुजारी जी कुएं के पास गए थे। जैसे आज वो किसी उपाय की वजह से गए थे, ठीक उसी तरह पुजारी जी उस रात भी तो कुएं के पास गए थे। और पुजारी जी, आपने ही तो कहा था कि आप उस दिन भी बंजारन के बारे में कुछ जानने गए हैं, कुछ ऐसी ही बात हुई थी ना हमारी? उस रात भी पुजारी जी का उस कुएं के पास होना इंस्पेक्टर विवेक के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं था। इतनी बड़ी बात जानकर इंस्पेक्टर ने गहरी नजरों से पुजारी जी की तरफ देखा और मुस्कुरा उठा। तभी एक आदमी तेजी से भागते हुए आया और हाँफते हुए बोला, सुनो, विकी के घर पर आग लगी, धुआं निकल रहा है। ये सुनते ही सब हैरान हो गए। ध्रुव बौखलाहट के साथ बोला, अनन्या वहां अकेली है। ध्रुव की बात सुनते ही सब तुरंत विकी के घर की तरफ भागे और वहां पहुंचकर ध्रुव ने देखा घर के ऊपर वाले कमरे से आग की लपटें और धुआं निकल रहा था।
ध्रुव और विक्की दोनों तेजी से घर के अंदर जाने के लिए भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। ध्रुव और विक्की ने बिना एक पल गवाए एक साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा और भागते हुए सीधा आंगन से होते हुए ऊपर पहुंचे। ध्रुव जैसे ही उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा चारों तरफ आग लगी है, हर सामान जल रहा है। सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन अनन्या दीवार पर लगी तस्वीर के सामने उसे घूरती हुई पसीने से तरबतर खड़ी थी। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी और हाथ से खून बह रहा था। तभी ध्रुव को एहसास होता है कि लकड़ी की छत का एक बड़ा सा जलता हुआ टुकड़ा टूटकर अनन्या पर गिरने वाला है। वो आग को पार करके अनन्या के पास नहीं पहुंच सकता था। वो जोर से चिल्लाया, अनन्या बचो, अनन्या, अनन्या। लेकिन अनन्या टस से मस नहीं हुई, मानो उस तक ध्रुव की आवाज ही नहीं पहुंच रही हो। तभी वो छत का टुकड़ा नीचे आ गिरा। आखिर अनन्या ने ऐसा क्या देख लिया? क्या इस भीषण आग से ध्रुव अनन्या को बचा पाएगा, या अनन्या का इस गांव में आखिरी दिन है? इन सब के बीच में अगर पुजारी जी को पुलिस पकड़ ले गई तो कौन बचाएगा बंजारन से इस गांव को? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।